Hello everyone, welcome back to my channel ACO Preparation. If you are new to this channel, then do subscribe the channel and don't forget to click the bell icon so that you can get all the updates for the upcoming videos. आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ IBPS क्लर्क 2021 के एग्ज़ाम के बारे में। जी हाँ, कैसे हम 80 प्लस स्कोर कर सकते हैं हमारे प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। इट इज़ पॉसिबल इफ़ आवर स्ट्रेटजी इज़ करेक्ट। जैसे कि हमें पता है कि IBPS क्लर्क में हमारा 3 सब्जेक्ट होता है, क्वांट, दैन रीजनिंग एंड इंग्लिश। सो क्वांट का जो पार्ट होता है उसमें हमें 20 मिनट्स का सेक्शनल टाइमिंग मिलता है, जिसमें से कि हमें टोटल 35 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चंस होते हैं 35 मार्क्स के, और इसमें भी जो सेक्शनल टाइमिंग हमें मिलता है वो 20 मिनट्स का होता है। और इंग्लिश में देखा जाए तो वहाँ पर भी 20 मिनट्स का टाइम हमें मिलता है, लेकिन वहाँ पर 30 क्वेश्चंस होता है विथ 30 मार्क्स। सो कैसे हम 80 प्लस स्कोर कर सकते हैं IBPS क्लर्क प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। अगर आप बिगिनर भी हैं तो भी अगर आप डेडिकेटली 1 मंथ देंगे इस एग्ज़ामिनेशन के लिए, तो भी आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि पेपर इजी आने वाला है, क्योंकि देखा जाए तो प्रीलिम्स का कट ऑफ एक्चुअली हाई जाता है, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल होता है और पेपर का जो लेवल होता है वो काफ़ी हद तक ईजी होता है। तो पहले मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ रीज़निंग के साथ, क्योंकि हमें पता है कि ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और इसमें अगर कोई अपना पज़ल में स्ट्रॉन्ग है तो उसके लिए 35 आउट ऑफ 35 स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है। और उसी के साथ उसके लिए टोटल मार्क्स कैरी करना भी इजी हो जाएगा। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आई वुड सजेस्ट दैट आपको हर एक दिन एक एक टॉपिक को देना चाहिए। जैसे कि इनइक्वालिटी के लिए आपने एक टॉपिक दिया, आपने पहले दिन अपना बेसिक क्लियर किया, फिर उसके कुछ क्वेश्चंस लगाए, फिर दूसरे दिन आपने उसी टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस लगाए। तो ऐसे करके आपने एक टॉपिक ख़त्म किया। फिर ब्लड रिलेशन, फिर डायरेक्शन टेस्ट, फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक, कोडिंग डिकोडिंग, सिलॉजिज़म, ऐसे करके रीज़निंग के सारे टॉपिक्स पहले ख़त्म कर लीजिए। फिर सेक्शनल मॉक्स होता है, टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। और भी काफ़ी टेस्ट सीरीज़ है जिसमें आपको सेक्शनल मॉक देखने को मिल सकता है। तो से पहले फुल मॉक अटेम्प्ट मत करें जो बिगिनर्स हैं। उनके लिए मैं यही कहूँगी कि पहले आप एक एक टॉपिक को ख़त्म करके सेक्शनल मॉक दीजिए, तो आपको फ़ायदा दिखेगा। उसके बाद जब आपके पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आप फुल लेंथ मॉक की तरफ जाए, वरना मत जाए। पहले सेक्शनल दें, उसके बाद ही फुल लेंथ मॉक की तरफ मूव करें। और जिन लोगों ने बहुत सालों से एग्ज़ाम दिया है उन्हें तो पता ही होगा कि कैसे अटैम्प्ट करते हैं। सो उनके बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ, जो बिगिनर्स हैं मैं उनके बारे में बोल रही हूँ। तो ऐसे करके रीज़निंग के सारे टॉपिक्स पहले ख़त्म करें। उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप डेली 1 से 2 पज़ल लगाएं प्रीलिम्स लेवल के, और विथ टाइमर। क्योंकि हम अगर टाइमर लगाकर प्रैक्टिस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम एक पज़ल कितने मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में हमें वो टाइमर जब चलता है ना, तो एग्ज़ाम में वैसे ही बहुत टेंशन होता है, और उस टाइमर को देख के हम और भी ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो अगर आप अभी से घर पे टाइमर लगा के प्रैक्टिस करेंगे पज़ल को, तो आप एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम के टाइम आते आते आप स्टेबल हो जाएंगे। सो आई वुड सजेस्ट दैट रीजनिंग के लिए आप ये टेक्निक फॉलो करें, तो आपके ईज़िली 30 टू 35 मार्क्स आ जाएंगे। और हाँ, एग्ज़ाम में हमें पहले पज़ल अटेम्प्ट नहीं करना, क्योंकि कोई कितना भी अच्छा हो पज़ल में, वो पहले पज़ल अटेम्प्ट ना करे। क्योंकि अगर किसी कारण हमारा एग्ज़ाम में पज़ल ना बना, एक पज़ल भी ना बना पहले अटेम्प्ट में, तो वो हमारा पूरा पेपर ख़राब कर सकता है। सो ये चांस बिल्कुल भी मत लेना। आप पहले इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, उसके बाद ही आप लास्ट में पज़ल की ओर मूव करें। तो ये था पूरा रीज़निंग का स्ट्रेटजी। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको कैसे कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। और 1 मंथ इज़ सफिशेंट फॉर एनी बिगिनर्स टू क्रैक एनी प्रीलिम्स एग्ज़ाम। क्योंकि मैंने भी जब प्रिपरेशन शुरू किया था तब मैंने भी 1 मंथ डेडिकेटली प्रीलिम्स को दिया था। उसके बाद से मेरा ऑलमोस्ट सारा ही प्रीलिम्स निकल रहा है भगवान की कृपा से। अब सिर्फ मेंस निकल जाए। तो मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, द क्वांट पार्ट।
इसमें भी हमें पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना होता है। जैसे कि पहले सिंप्लीफिकेशंस, अगर आप फुल्ली बिगिनर हैं तो पहले आप टॉपिक वाइज उठाए सिंप्लीफिकेशंस के, आप डेली के 20 to 30 क्वेश्चंस लगाए विद टाइमर। सीरीज़, मिसिंग सीरीज़ और रॉन्ग नंबर सीरीज़ के डेली 20 to 30 क्वेश्चंस लगाए विद टाइमर। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी डेली करें, 10 to 15 क्वेश्चंस इज सफिशिएंट। फिर डी आई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो डी आई के डेली 2 सेट, हमें डेली डी आई के 2 सेट करने चाहिए ताकि हमारा स्पीड बना रहे। फिर मूव करते हैं एरिथमेटिक पार्ट में। एरिथमेटिक के लिए मैं बोलूँगी कि आप डेली एक एक टॉपिक को फिनिश करें। जैसे कि आपने आज टाइम एंड वर्क का टॉपिक उठाया, तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखें फर्स्ट, फिर इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। और अगर आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी नहीं आता तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस चैप्टर को 3 डेज़ दें, उसके बाद इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, तो आपको पता चलेगा कि आपने कितना किया है। ऐसे करके एरिथमेटिक के सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करें। उसके बाद सेक्शनल मॉक की ओर मूव करें। तो सेक्शनल मॉक अटेम्प्ट करते समय हमें कैसे क्वांट को अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। तो फर्स्ट आई वुड सजेस्ट इसमें भी कि आप इजी क्वेश्चंस पिक करें, जैसे कि सिंप्लीफिकेशंस के 10 क्वेश्चंस तो आने ही हैं। फिर सीरीज़, आप जिसमें कंफर्टेबल हो, सीरीज़ और क्वाड्रेटिक, इन दो में से एक आएगा एग्ज़ाम में। किसी किसी शिफ्ट में 2 भी आ जाता है, बट वो बहुत कम केस में होता है। पर सीरीज़ और क्वाड्रेटिक में से एक आने वाला है। किसी मैक्सिमम शिफ्ट्स में यही होता है कि सीरीज़ और क्वाड्रेटिक में से कोई एक ही आता है। और डीआई के 2 क्वेश्चंस तो आने ही हैं एग्ज़ाम में। तो 10 मार्क्स का डीआई हो गया, सिंप्लीफिकेशन के 10 मार्क्स, और सीरीज़ या क्वाड्रेटिक में से 15 मार्क्स हो गया। तो यहाँ पर टोटल होता है हमारा 25 मार्क्स। सो 25 मार्क्स इज़ वेरी मच ईजियर टू गेट इन द क्वांट सेक्शन। और जो अरिथमेटिक का पार्ट होता है उसमें से 10 क्वेश्चंस आना कंपलसरी है। कभी कभी 12 भी आ जाता है। 15 तक अभी तक नहीं गया, लेकिन 10 to 12 मार्क्स तो हो ही जाता है। चाहे आप अरिथमेटिक में कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आई वुड सजेस्ट कि अरिथमेटिक को आप सबसे आखिर में ही अटेम्प्ट करें, क्योंकि पहले अगर आपने अरिथमेटिक से शुरू किया तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा और 20 मिनट्स कैसे निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता। तो पहले सिंप्लीफिकेशन को अटेम्प्ट करें, फिर सीरीज़ और क्वाड्रेटिक में से कोई भी एक, फिर डीआई को अटेम्प्ट करें, उसके बाद अरिथमेटिक पे मूव करें। सो ये रहा टोटल क्वांट का स्ट्रेटजी, कैसे कैसे करना है। सो मूविंग टुवर्ड्स द इंग्लिश सेक्शन, इसमें जो हमारा टोटल सेक्शनल टाइमिंग होता है वो 20 मिनट्स का होता है, और जो टोटल मार्क्स होता है वो 30 मार्क्स का होता है। सो हमें पहले छोटे छोटे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, जैसे कि एरर डिटेक्शन, फिर क्लोज टेस्ट हो गया, फिर वर्ड स्वैप, आजकल तो ये बहुत कॉमन है। फिर इनकरेक्ट वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना, फिर कभी कभी मैच द कॉलम भी आ जाता है। और एंड में जो हम अटेम्प्ट करेंगे वो आरसी है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आपको डेली बेसिस पे 1 से 2 आरसी तो करना ही चाहिए, ताकि आपकी रीडिंग एबिलिटी भी अच्छी हो जाए। और आपको जो जो वर्ड समझ नहीं आता तो आप एक काम करें, वो उसे नोट डाउन करके उसका मीनिंग लिख लीजिए और उसे डेली एक बार देखते रहिए। तो आपको वो जो वर्ड होता है वो धीरे धीरे मतलब यू कैन अंडरस्टैंड दैट। और आपका बेसिक ग्रामर का जो रूल है वो आप नेट में सर्च कर सकते हैं टॉपिक वाइज, जैसे कि नाउन हो गया, टेंसेस हो गया, एडवर्ब हो गया, फिर एडजेक्टिव हो गया। सो कुछ ग्रामर्स के रूल्स अगर अभी से आप देखना शुरू कर देंगे तो एग्ज़ाम आते आते आपके लिए वो आसान हो जाएगा। और कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए ये तो मैंने बोल ही दिया है। वैसे मैंने एक टू डू लिस्ट का वीडियो भी बनाया था, अगर आपने उसे नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर देखना, मैं उसका लिंक दे दूँगी इस वीडियो के नीचे। सो ये रहा फुल स्ट्रेटजी। तो अभी तक मैंने जितना बताया, आई गेस रीजनिंग में अगर हम 30 to 35 स्कोर कर लेते हैं, मान लीजिए 30 स्कोर कर लिया, क्योंकि अगर जिसका स्पीड बहुत अच्छा नहीं है, 30 स्कोर करना भी उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगा। तो रीजनिंग में अगर हम 30 एक्सपेक्ट करें और क्वांट में 25 to 30, तो यहाँ पर कितना होता है
55 to 60 मार्क्स। और इंग्लिश में तो अगर हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ग्रामर्स का तो, और आरसी तो इजी आता है, तो इसमें भी 20 to 25 मार्क्स कैरी करना बहुत आसान है। सो इन टोटल वी कैन सी दैट इट इज़ वेरी मच ईजियर टू स्कोर 80+ मार्क्स इन IBPS क्लर्क। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।